हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है और साथ ही क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो इस फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए क्योंकि एजुकेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस फ्री एजुकेशन की श्रृंखला में ही आज का हमारा वीडियो है एक क्लास 12th हिंदी कोर आरोह भाग 2 का पद्य खंड। हम करा रहे हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन, यानी कि पिछले 10 साल यानी कि 22 से लेकर 2013 तक आपके 10 साल के में इस पार्ट से यानी कि बादल राग से आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज हम करेंगे। तो ध्यान रखिए, आपको ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हम चैप्टर वाइज करा रहे हैं, ये सिर्फ आपको ये समझाने के लिए है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और किस चैप्टर से बहुत ही रिपीटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल आपको उसी तरीके से तैयारी, और हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको एग्जाम देना है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपको ज़रूर रिव्यू करना है, बहुत ज़रूरी होता है ये चीज़। हाँ, तो शुरू करते हैं इस चैप्टर यानी कि बादल राग से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक कविता थी, हमने इसको पढ़ा था। अब इस पार्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं? तो सबसे पहले है काव्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, यानी कि हमारे सामने काव्यांश दिया गया है और उस पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। तो ये जो पहला काव्यांश हमसे पूछा जा रहा है, ये पूछा गया था सन 2017, 15, 14 और 13। तो देखिए, अब ये एक पद्यांश जो है कितनी बार आपसे पूछा गया है? 4 साल में, 17, 15, 14 और 13 साल में ये चीज हमारे सामने आई है। शुरू करते हैं। क्या है? हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में ही हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो किस तरीके से जब बारिश होती है तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ मिलता है? पंख अर्थात कीचड़ में। यहां पर जो पंख लिया गया है वो किससे लिया गया है? कीचड़, यानी कि जो बहुत ही ज्यादा धनी लोग हैं उन पे। तो जब क्रांति होती है, तो कुछ बदलाव होता है, तो सबसे ज्यादा असर भी उन्हीं लोगों के ऊपर पड़ता है। और जो जो कमल होते हैं वो हमेशा जो है पानी में और ज्यादा खिले धुले से लगते हैं। अर्थात जो लोग, जो क्या कहते हैं, निम्न तबके के लोग होते हैं, जो बहुत ही मध्यम से भी निम्न तबके, जो ज़्यादा पैसा जिनके पास नहीं होता है, वो लोग जो हैं हमेशा ही हर स्थिति में प्रफुल्लित रहते हैं, चाहे पैसा हो। लेकिन क्रांति का असर उन पर भी पड़ता है क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो यहाँ पर अट्टालिका नहीं है आतंक भवन, तो ये जो बड़े बड़े घर हैं इनको आतंक भवन के रूप में बताया गया है। तो क्या दिया गया है? पहला प्रश्न है, कवि अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों मानता है? तो क्या दिया है? काव्यांश में अट्टालिकाएं धनी एवं शोषक वर्ग के निवास स्थान के रूप में चित्रित है। तो बड़ी बड़ी इमारतें यानी कि वो उनके घर हैं। कवि कहता है इनमें समाज को अपने धन एवं सामर्थ्य के बल से आतंकित कर उनका शोषण करने और उसे दीनहीन बना देने वाला धनी एवं सुविधा संपन्न वर्ग रहता है, इसीलिए अट्टालिकाएं आतंक भवन का पर्याय हैं। दूसरा प्रश्न है, पंख और जलज का प्रतीकार्थ बताइए। पंख अर्थात कीचड़, जलज अर्थात कमल, ये किसके प्रतीकार्थ के रूप में, किसको प्रतीक करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है? पंख का प्रतीकार्थ शोषक वर्ग है तथा जलज का प्रतीकार्थ शोषित वर्ग है। यानी कि पंख अर्थात जो शोषण करते हैं और शोषित यानी कि जो लोग उनके जुर्मों को सहते हैं, प्रताड़ित होते हैं, उनसे है। अर्थात कवि ने पंख की तुलना समाज के शोषक वर्ग तथा जलज की तुलना समाज के शोषित वर्ग से की है। तीसरा प्रश्न है, आश्रय स्पष्ट कीजिए। हमारे पास एक पंक्ति दी गई है, अब हमें इस पंक्ति के जो प्रस्तुत किया है इससे वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। यहाँ आश्रय का मतलब उसका अर्थ नहीं है। हमेशा बोलती हूँ आश्रय तात्पर्य दो चीजें अलग अलग होती हैं। तात्पर्य का अर्थ होता है कि पूरा पूरा उस पंक्ति का अर्थ बताइए क्या है। आश्रय यानी कि ये पंक्ति हमारे सामने रख के वो उसके पीछे हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो जैसे क्या है, सदा पंख पे ही होता जल विप्लव पावन। तो अब पंख अर्थात अगर इसका हम तात्पर्य निकालें तो क्या होगा? अर्थात
कीचड़ पर ही सबसे ज्यादा बारिश का असर पड़ता है और उसी में पानी का मिलना होता है। तो ये तो इसका तात्पर्य हुआ, लेकिन इसके पीछे वो हमें समझाना क्या चाह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? सदा पंख पर ही होता जल विप्लव पावन से कवि का आशय है कि जल प्लावन हमेशा पंख पर ही होता है, अर्थात क्रांति में शोषक वर्ग ही नष्ट होता है। जब कोई बहुत बदलाव आता है तो शोषक वर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रताड़ित होता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा असर पड़ता है। सॉरी। अब आते हैं, हमारे पास है विषय वस्तु आधारित प्रश्न। अभी हमने काव्यांश आधारित देखा, अब क्या है विषय वस्तु आधारित प्रश्न, यानी कि पूरे चैप्टर में से हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे सामने एक ही जैसे दो प्रश्न रखे गए मगर अलग अलग तरीके से पूछे गए और दोनों अलग अलग साल में पूछे गए। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हो, बादल राग के आधार पर धनी शोषकों की जीवन शैली पर टिप्पणी कीजिए, वे क्यों त्रस्त हैं। ठीक है, तो शोषक वर्ग की जीवन शैली और वो क्यों परेशान है, ये हमसे पूछा गया सन 2016 में। अब इसी जैसा दूसरा प्रश्न क्या है, बादल राग कविता में निराला ने शोषितों की वेदना को स्वर दिया है, टिप्पणी कीजिए। अब आपको बताना है कि इस पे, तो यहाँ पर ये क्या दिया, ये सन 2014 में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर धनी शोषकों की जीवन शैली हमें बतानी है, यानी कि जो धनी लोग होते हैं उनकी जीवन शैली, और जो शोषित वर्ग है वो त्रस्त क्यों है, और यहीं पर शोषितों की वेदना यानी कि उनकी तकलीफ को बताना है। तो क्या दिया है, समाज का धनी वर्ग प्रभुत्वशाली है, यह वर्ग पूंजीवादी तथा सामंती है, इसे किसी भी प्रकार के सामाजिक परिवर्तन से भय होता है। समाज में अगर कोई भी ढांचा बदलेगा तो इनको सबसे ज्यादा असर पड़ता है, इसलिए इनको बहुत डर रहता है। यह वर्ग शोषक वर्ग की बुनियाद पर टिका होता है, यहाँ शोषण की बुनियाद पर टिका होता है, मतलब हम दूसरे निम्न लोगों से को प्रताड़ित करके कितना काम निकाल लें, इस पे डिपेंड होता है। कमजोर, वंचित तथा पिछड़े लोग इसके शिकार बनते हैं, लेकिन जब दबी कुचली जनता अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगती है तो शोषक वर्ग भयभीत हो जाता है। विप्लव के बादल जब घोर गर्जना करते हैं तो धनी वर्ग अपने विनाश, मृत्यु और लुटने की आशंका से ग्रस्त हो जाता है। उन्हें लगता है कि अब क्रांति हो रही है, तो अब हमारा जो एक साम्राज्य था कि हम लोगों को परेशान करके अपना साम्राज्य चलाते थे, अपनी जेबें भरते थे, अपना फायदा करते थे, तो उनको ये लगने लगता है कि अब कहीं ना कहीं हमारा साम्राज्य नहीं चल पाएगा। ऐसा धनी वर्ग अपने महल के शयन कक्ष में भी भयभीत दिखता है। उसे अपने अस्तित्व तथा शोषण की प्रक्रिया के अंत का बोध कांपने के लिए विवश कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बादल राग कविता में अट्टालिकाओं को आतंक भवन क्यों कहा गया है। अब उन अट्टालिकाओं को देखिए, अभी हमने यही क्वेश्चन जो है शॉर्ट में देखा था, वेरी शॉर्ट में आंसर था। क्यों? क्योंकि वो हमें किस में करना था, वो हम काव्यांश आधारित कर रहे थे। लेकिन अब जब ये प्रश्न पूछा गया है तो ये क्या है, लघुत्तरीय प्रश्न है, इन्हें हमें ज्यादा शब्दों में देना है। और ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। बादल राग कविता में कवि निराला ने लिखा है, अट्टालिकाएं नहीं हैं ये रे आतंक भवन, क्योंकि समाज का प्रभुत्वशाली पूंजीपति वर्ग इन महलों में निवास करता है। महलों में निवास करने वाला यह वर्ग हमेशा क्रांति से भयभीत रहता है। उसका भय, उसकी आशंका इस महल को महल यानी अट्टालिका नहीं रहने देती। मतलब जब अब हमारा जो आतंक है, भय है, वो हमें क्या है, ये महल अट्टालिका नहीं रह जाती हैं, बल्कि आतंक भवन बन जाती हैं। इस वर्ग का अस्तित्व शोषण तथा दमन में निहित है, इसलिए जब शोषक वर्ग क्रांति की बात सुनता है तो उसके अंदर आतंक भर जाता है। तो अब क्या होता है, देखिए इसको दो तरीके से आप समझ सकते हो। आतंक भवन, लोगों को परेशान करने वाले, प्रताड़ित करने वाले इन भवनों में रहते हैं, इसलिए इनको आतंक भवन कहा जा सकता है। दूसरा कारण क्या है, क्योंकि क्रांति होने वाली है इसलिए वो खुद डरे हुए हैं और वहां उन भवनों में रहने वाले डर के मारे कांप रहे हैं, इसलिए उन्हें आतंक भवन कहा गया। तो ये दो रीजन है जो इन भवनों को आतंक भवन की संज्ञा दी गई है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमने यहाँ खत्म किया। इस चैप्टर से बहुत ही कम क्वेश्चन इन 10 सालों में पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं पूछे गए, लेकिन जितने पूछे गए थे वो हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो अभी और भी आगे चैप्टर हैं, इनको हम तैयार कर रहे हैं आपके लिए और आप भी जल्दी ही लेकर आएंगे और साथ साथ इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके। तो इन 10 सालों के क्वेश्चंस को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान से ये देखना है आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।